Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 2 Approaches to Counseling, Psychodynamic and Cognitive Approaches. This Unit 2 is from Block 2, Group B, MPCE 022, Assessment in Counseling and Guidance. जैसा कि आपको पता है हर एक यूनिट के मैं सब सेक्शंस की वीडियो बनाती हूँ सो दैट वीडियोस छोटे रहें और इंटरेस्टिंग रहे और हम ज़्यादा डिटेल कर सकें, क्योंकि अगर पूरा चैप्टर बनाने लगी तो ये 1 घंटे से ऊपर का वीडियो होगा जो बहुत शॉर्टकट में बनाना पड़ेगा. सो आई प्रेफर्ड दैट आई शुड मेक स्मॉल वीडियोस जिसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले हर एक टॉपिक पे. सो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये चैप्टर का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि किस तरह से है. तो इसमें आप देखेंगे कि 3 वीडियोस इसमें बनेंगे. फर्स्ट वीडियो मैं फ्रूडियन साइकोडायनामिक थ्योरी जो आज बनाने जा रही हूँ और आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियो टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद फ्रूडियन साइकोडायनामिक थ्योरी. इसमें अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पैराग्राफ इसी के बेसिस पे दिया हुआ है जिसमें इन्होंने बोला है कि काउंसलिंग की 2 अप्रोचेज हैं, एक साइकोडायनामिक है और एक कॉग्निटिव अप्रोचेज होती हैं. जो साइकोडायनामिक है उसमें जो सिगमंड फ्रूड है वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस माने जाते हैं. तो यानी साइको एनालिसिस वर्ड आता है यानी वो फ्रूड की थ्योरी के लिए आ रहा है. और साइकोडायनामिक जो इसी से रिलेटेड बाकी थ्योरीज हैं वो सारी साइकोडायनामिक्स में जाती हैं. तो साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में बात करें तो इसमें साइको एनालिटिक और नॉन एनालिटिक थ्योरीज दोनों आती हैं. जितनी भी साइकोडायनामिक थ्योरीज हैं वो एज्यूम करती हैं कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो मोटिवेटेड होता है अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस की वजह से, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी को शेप मिलती है. यानी हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. और हमारा बिहेवियर वैसा क्यों है? क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस वैसे हैं. हमारे दिमाग में जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट कर जाती हैं. तो इसको क्लासिफाई इन्होंने किया है फ्रूडियन एंड नॉन फ्रूडियन. आज हम फ्रूडियन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नॉन फ्रूडियन के बारे में करेंगे. तो देखिए यहाँ पे रेड मार्क है. रेड टिक का मतलब है कि ये वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में आ चुकी है और आगे भी आएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रूडियन साइकोडायनामिक थ्योरी. अगर ये पूछते हैं तो आपको इसी तरह से हेडिंग देके लिखना होगा बेसिक कंसेप्ट. तो बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो इन्होंने इसको बेसिक कंसेप्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है. लेवल्स ऑफ मेंटल लाइफ, सेकंड इंस्टिंक्ट एंड देन डिफेंस मैकेनिज्म एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. ये 4 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया है बेसिक कंसेप्ट को जो फ्रूड ने हमें बताया था. तो फ्रूड का फर्स्ट जो लेवल ऑफ मेंटल लाइफ की बात करी है इसमें देखें तो ये 3 लेवल्स की मेंटल लाइफ है. जो लेवल्स हैं वो बेस्ड हैं कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स की अवेयरनेस किस लेवल तक है. इसीलिए इन्होंने लेवल ऑफ मेंटल लाइफ कहा है कि हम कितने अवेयर हैं, हम कितना उस फीलिंग और थॉट को जानते हैं, कितना महसूस कर पा रहे हैं. तो इन्होंने जो डिवाइड किया वो 3 सेक्शंस में किया, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. तो 1 बाय 1 हम इन तीनों को लेंगे. पहला है कॉन्शियस लेवल. कॉन्शियस लेवल को देखें तो वो इंक्लूड करता है ऐसी कोई भी जितनी भी चीज़ें, जितने भी मोमेंट्स जिसमें हम अपने आप को अवेयर समझ रहे हैं, जिस मोमेंट से हम अवेयर हैं वो कॉन्शियस लेवल पे आता है. तो आप जो हम सोच रहे हैं, हमारी सेंसेशंस हो गई, परसेप्शंस हो गए, मेमोरीज, फीलिंग्स, फैंटसीज, ये सारी हमारी अवेयरनेस में है. अभी जो हम जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो कॉन्शियसनेस होती है. और कॉन्शियसनेस का बहुत कम पार्ट होता है साइको एनालिसिस में. नाउ प्री कॉन्शियस की बात करें तो प्री कॉन्शियस एक ब्रिज का काम करती है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बीच में. और इसमें जितने भी थॉट्स और इमोशंस आते हैं वो ऐसे हैं जो अभी हमारे अवेयरनेस में नहीं है लेकिन हम आसानी से उसको अपनी अवेयरनेस में ला सकते हैं. तो प्री कॉन्शियस में वो चीज़ें आती हैं. इसको सबकॉन्शियस भी कहते हैं प्री कॉन्शियस को. अगेन जितनी भी जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बोला कि आपने कल रात में क्या खाना खाया था. तो ये जो कल रात में क्या खाना खाया था ये हमारे सबकॉन्शियस यानी प्री कॉन्शियस में बैठा हुआ है और हम आराम से रिकॉल कर सकते हैं कि हमने क्या खाया था. तो ऐसे कोई भी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हम आराम से आसानी से रिकॉल कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, उसको वी कॉल प्री कॉन्शियस में रहने वाली चीज़. नाउ अनकॉन्शियस.
अनकॉन्शियस हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट है और इसमें वो आइडियाज़, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस छुपे होते हैं और दबे होते हैं जिसको हम कभी कॉन्शियस में ला ही नहीं पाते विदाउट हेल्प। तो ये वैसा ही है अनकॉन्शियस, जैसे कि आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग जो समंदर में पानी के अंदर डूबा हुआ होता है और उसकी बस छोटी सी टिप बाहर होती है। तो वो जो छोटी सी टिप है वो हमारा कॉन्शियस पार्ट है और पानी के अंदर डूबा हुआ सारा अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस है। तो सबकॉन्शियस तो फिर भी पानी में झांकने से दिखता है, अनकॉन्शियस जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो अनकॉन्शियस मेजर पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का। इसमें बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो बड़ी मुश्किल से बाहर लाई जा सकती हैं, वो भी किसी थेरेपिस्ट की हेल्प से। नाउ सेकंड जो था, जैसे मैंने बताया कि बेसिक कंसेप्ट्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। लेवल ऑफ मेंटल लाइफ हमने कर लिया, जिसमें हमने कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बारे में बात की थी। अब हम इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारी अंदर की सोमैटिक एक्साइटेशन होती है। सोमैटिक मतलब बॉडी से रिलेटेड एक्साइटेशन होती है, वो इंस्टिंक्ट मानी जाती है। तो हमारे अंदर जितनी भी इंस्टिंक्ट्स हैं उनको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट एंड दूसरे को बोलते हैं डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को हम इरोज के नाम से जानते हैं और डेथ इंस्टिंक्ट को हम थैनाटोस के नाम से जानते हैं। तो ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये हमारी साइकिक एनर्जीज है। तो वो जो लाइफ इंस्टिंक्ट है ये वो फोर्स है जिसको हम लिबिडो एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। डेथ इंस्टिंक्ट का कोई ऐसा नाम नहीं रखा गया। लाइफ इंस्टिंक्ट जो होती है ये हमेशा ग्रेटिफिकेशन को सीक करती है, ग्रेटिफिकेशन ढूंढती है, मतलब खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल है उन सबको ढूंढती है। जैसे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो गया, उसके लिए वो लोगों को ढूंढेगी, चीज़ों को ढूंढेगी, इस तरह से। डेथ इंस्टिंक्ट्स जो होती है ये हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाती है, जैसे कि एग्रेशन हो गया, ये डेथ इंस्टिंक्ट में आता है। क्रूअल्टी हो गई, किसी पे आप क्रूअल है, किसी को मार पीट रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, वो सारी इसमें आती है। देन सुसाइड, मर्डर, ये सारे डेथ इंस्टिंक्ट यानी थैनाटोस में आते हैं। तो ये 2 इंस्टिंक्ट्स में हमारी सारी एनर्जीज मेजरली डिवाइडेड होती हैं। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, इन्होंने ऐसा बताया। नाउ थर्ड जो है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टेंशन्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, जो सबकी लाइफ में होती है। तो लेकिन ये जब एंग्जाइटी होती है तो हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म डिसाइड करता है। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से हमारी एंग्जाइटी को करेगा हैंडल, वो मैटर करता है। तो ये तरह तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं जो हम अभी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में आता है। तो तीनों जो MPC 021, 022 हैं इनमें और 023 हैं, इनमें कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है पार्टीशंस में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सबका मिक्स करके भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बुक में जो नहीं दिया था आप नहीं लिखेंगे, या दूसरी बुक में जो नहीं दिया या दिया था वो लिखेंगे। आप सबका कंबाइन करके लिख सकते हो, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। नाउ कमिंग टू इसका एग्जाम्पल, डिफेंस मैकेनिज्म को कैसे, जैसे कि कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसको एंग्जाइटी होती है उस चीज़ की कि वो फेल हो गया। तो वो क्या करता है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा? वो ये बोलेगा कि अरे आंसर शीट ठीक से चेक नहीं हुई, अब तो मैं रीचेक के लिए डालूंगा, है ना। तो इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। नाउ कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के तरीके दिए हैं। पहला है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि एक किसी भी इरेशनल बिहेवियर को आप रैशनल बनाने की कोशिश करते हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। जैसे कि जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने बैड बिहेवियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देते हैं? वो कहते हैं हमारी कंपनी खराब, हमारा फ्रेंड्स सर्कल खराब था इसलिए हम बिगड़ गए, वरना हम तो ऐसे हैं ही नहीं, है ना। तो वो इससे उनको गिल्ट फीलिंग कम हो जाती है और ये बड़ा आसान हो जाता है जब हम दूसरे के ऊपर ये चीज़ें डाल देते हैं। ऐसे ही सपोज आपने किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहा लेकिन आपका एडमिशन नहीं हुआ, सपोज एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? अरे वो कोर्स ना मेरे लायक ही नहीं है, मुझे लगता है। इस तरह से हम रैशनलाइज करने की कोशिश, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को। तो वो रैशनलाइजेशन है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है अपनी भावनाओं, अपने थॉट्स, अपनी मेमोरीज को दबा देना, जिसे आप नहीं चाहते। ऐसी चीज़ें, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जो आप नहीं चाहते कि वो बाहर आए,
जिससे आप एंग्शियस फील करें, तो आप उसको दबा देते हैं। जैसे कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो कोशिश करती है कि वो किसी को बताए ना, क्योंकि उसको अनईजी फील होता है, शी फील्स एंग्शियस। जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं उनके साथ भी यही होता है, उनके ऊपर अटैक होता है तो वो उस चीज़ को बार बार याद नहीं करना चाहते, तो याद करते तो उनको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो क्या करते हैं उस फीलिंग को वापस आने नहीं देते, वो कहीं दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सेल्फ ये डिफेंस मैकेनिज्म का एक और एग्जांपल है, तरीका है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने इमोशन को शिफ्ट कर देते हैं कहीं और। जैसे कि किसी बच्चे को उसकी मम्मी ने पिटाई कर दी, अब वो मम्मी की उल्टी तो पिटाई करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने छोटे भाई बहन को मार देगा या कोई खिलौना तोड़ देगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्प्लेस कर देना। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में ये होता है कि हमारी एंग्जाइटी को हम छुपाने के लिए वो जो हमारे अंदर चीज़ें हम किसी और के ऊपर डाल देते हैं। लाइक कोई बंदा अपनी वाइफ पे शक करता है, उसको ये लगता है कि शी इज़ नॉट ऑनेस्ट, शी इज़ नॉट लॉयल, तो वो क्या उसको इस बात का शक है, तो वो ये कहता है कि मेरी वाइफ ऐसा मानती है कि मैं लॉयल नहीं हूँ। मतलब वो खुद के ऊपर ले लेता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए ऐसा सोचती है, जबकि होता उल्टा है। अपनी भावनाएं दूसरों के ऊपर डाल देना। आप किसी से हेट करते हैं, आप बोलेंगे कि नहीं वो इंसान मुझसे हेट करता है, मैं उस इंसान से हेट नहीं करता, दैट इज प्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन में हम एडॉप्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को, जिससे हम अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली वैल्यूज़ हो गई, हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसा बिहेव करना है, कैसे रहना है लोगों के साथ, ये सब। तो हम उनकी दी हुई वैल्यूज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते, चाहे हम ना मानते हो उन चीज़ों को, लेकिन हम एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि हमें मालूम है अगर हम नहीं करेंगे तो युद्ध होगा, घर में एंग्जाइटीज़ होंगी, तो बेटर ये है कि उसको मान लो इससे बचने के लिए। तो नाउ रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन होता है कि जब हम अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। लाइक हमें किसी से नफरत है तो हम उसको नफरत से नहीं देखेंगे, हम उसको प्यार से देखने लगेंगे। हमें किसी पे गुस्सा है तो गुस्से की वजह या फिर हमें किसी बात पे गुस्सा आता है तो हम रिलैक्स फील करने लगते हैं, रादर रिलैक्सेशन में चेंज कर देते हैं उस चीज़ को, डीप ब्रीदिंग करने लगते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो हम ठंडा पानी का ग्लास पी लेते हैं सो दैट गुस्सा ना आए। तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन है कि आप किस तरह का अपना रिएक्शन बनाएंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ को। नेक्स्ट फोर्थ जो सब सेक्शन है, जैसे मैंने बताया था कि बेसिक कंसेप्ट जब इसका लिखने के लिए आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, राइट डाउन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्यूडियन साइकोडायनामिक थ्योरी। तो जब बेसिक कंसेप्ट आता है तो इसके चार लेवल आपको लिखने थे। लेवल ऑफ मेंटल लाइफ, जिसमें कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पढ़ा आपने। फिर इंस्टिंक्ट, जिसमें लाइफ एंड डेथ के बारे में पढ़ा, इरोस थैनाटोस के बारे में पढ़ा। देन हमने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी कौन कौन सी होती हैं। और उसके बाद अब फोर्थ हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो ये फोर्थ बेसिक कंसेप्ट है इसका। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो हमारी नीड, बेसिक ड्राइव से मोटिवेटेड होता है। यानी हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं उससे मोटिवेटेड होता है। हम वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसा हमारी बेसिक ड्राइव्स हमें बोलती हैं करने के लिए। बेसिक ड्राइव का क्या मतलब है? यानी हमारे मन में ऐसी कोई चीज़ जो दबी हुई है, जिसे हम करना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। तो इन्होंने जो सेक्सुअलिटी है, जिससे सेक्सुअलिटी को हम लिबिडो भी कहते हैं, ये सिर्फ जेनाइटल स्टिमुलेशन नहीं होता, बट ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये जो सेक्सुअलिटी है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जब एक्सप्रेस की जाती है, तो हम इसको बोलते हैं इरोजिनस जोन्स। बॉडी के वो पार्ट्स जो सेक्सुअलिटी या लिबिडो एनर्जी को एनहांस करते हैं, उनको हम बोलते हैं इरोजिनस जोन्स। तो ये जो स्टेजेस हैं लिबिडो को सेटिस्फाई करने की, वो किस किस तरह से हमारी लाइफ में डेवलप होती है एज टू एज, वो इन्होंने बताया। जैसे कि फर्स्ट है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक होती है, मतलब 1.5 साल की उम्र तक होती है, 1.5 ईयर्स तक होती है बर्थ से। और ये जो स्टेज है ये ओरल स्टेज मानी जाती है, क्योंकि जो माउथ हमारा होता है वो एक बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिससे जो बच्चा है वो प्लेजर गेन करता है, उसको मज़ा आता है, चाइल्ड एन्जॉयज। तो वो ओरल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? ओरल हमारा जो माउथ है, माउथ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लिप्स होते हैं, टंग होता है, और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर टीथ वगैरह होते हैं। तो बच्चे इन्हीं माउथ के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके एन्जॉय करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं एन्जॉय करने के लिए? सकिंग, स्वेलोइंग, बाइटिंग, स्पिटिंग,
ये सारी चीज़ें बच्चों में आप देखेंगे, एक बर्थ से लेके 1.5 साल की उम्र के बच्चों में, और उनको मज़ा आता है ये करने में। सारे टाइम आप देखेंगे बच्चा मुंह में उंगली डालता रहता है, सक करता रहता है अपना थंब, तो वो अपनी जो लिबिडो है उसको ग्रेटिफाई करने की कोशिश करता है, ऐसा फ्यूड कहते हैं। डोंट थिंक कि ये चीज़ फैक्ट है, ये फ्यूड की सोच थी, और इनको डिनाई करने वाले आगे कई थ्योरीज आएंगी, तो आपको ये मान के चलना है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ये सच नहीं है, ये उनकी फ्रूड की स्टडी है जो उन्होंने की थी। तो फ्रूड और क्या कहते हैं, फ्रूड ये भी कहते हैं कि जब ये ज़्यादा हो जाए ओरल स्टेज, जिसमें बच्चा बहुत एक्सेसिव ये चीज़ कर रहा है, या मदर का मिल्क बहुत ज़्यादा सक कर रहा है, या फिर इनसफिशिएंट ज़्यादा बच्चे फैमिली में होने की वजह से और बिल्कुल फ्रीक्वेंट बर्ड्स की वजह से बच्चे को मिल्क फीडिंग टाइम नहीं मिल पाता मदर का, तो वो इनसफिशिएंट ओरल स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, ओरल पैसिव पर्सनैलिटी एडल्टहुड में दिखना शुरू हो जाती है। ये उन्होंने बताया था फ्रूड ने। सेकंड जो है एनल स्टेज है, जो 18 मंथ से 3 इयर्स तक होती है, मतलब 1.5 ईयर से 3 इयर्स तक जाती है। इस स्टेज में फोकस जो होता है लिबिडल एनर्जी का वो शिफ्ट हो जाता है माउथ से एनल रीजन। एनस वो एरिया है जहाँ से स्टूल्स बाहर आती हैं बॉडी से, और फीसेस बाहर आती है, यू कैन से। तो एनल रीजन पे शिफ्ट हो जाता है 1.5 साल से 3 साल की उम्र में, और बच्चा जो है वो प्लेजर गेन करता है इस प्रोसेस में, जब वो स्टूल को एलिमिनेट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है, और उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है। तो आप देखेंगे इस एज के बच्चे हमेशा पॉटी से खेलते हुए भी दिखाई देंगे, या वो उसे टच करने के लिए भागते हुए दिखाई देंगे। तो बच्चे को अगर सामने ये चीज़ें होती हैं तो बच्चा एंजॉय करता है। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इसी टाइम पे होती है। बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग जो होती है या टॉयलेट ट्रेनिंग होती है वो इसी एज में दी जाती है, एंड उस टाइम पे बच्चा करना नहीं चाहता, बिकॉज चाइल्ड हैज़ गॉट द अटैचमेंट विद दिस थिंग, तो वो नहीं निकालना चाहता, वो टॉयलेट यूज़ ही नहीं करना चाहता। सो और इसी बात में पेरेंट्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो वो बच्चा हैंडल करना चाहता है फीसिस को, जैसे इन्होंने लिखा है, और उसको प्लेजर मिलता है ऐसा करने के लिए। तो फ्रूड कहते हैं कि अगर ये इनकम्प्लीट रह जाता है इस स्टेज में बच्चे के साथ, तो उसका एनल स्टेज में ही ओरिजिन माना जाता है, जब कोई इंसान सेल्फ कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है, उसको खुद को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि एनल स्टेज उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई किसी तरह से। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 इयर्स से 5 इयर्स होता है। ये जो ग्रेटिफिकेशन होता है, इसका फोकस होता है, इसका ग्रेटिफिकेशन मतलब खुद को सेटिस्फाई करना, खुद को खुश करना, उसको ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो उसको ग्रेटिफिकेशन जो है उसका फोकस होता है सेक्स ऑर्गन्स पे। तो यानी कि 3 to 5 इयर्स की एज में आप बच्चों को देखेंगे, दे विल एग्जामिन देयर जेनाइटल्स, अपने सेक्स ऑर्गन्स को वो हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मास्टरबेट करते हैं, और बहुत डिटेल में टच करके देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इन्फेंट बॉयज़ होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन फादर के साथ हो जाता है, वो अपने आप को फादर जैसा समझने लगते हैं, फादर जैसा देखना शुरू कर देते हैं। और ओएडिपस कॉम्प्लेक्स की एक कहानी है। ओएडिपस जो था वो ग्रीक किंग था जिन्होंने अपने फादर को अननोइंगली मार दिया था और अपनी माँ से मैरिज कर ली थी, तो इसीलिए इसका नाम ओएडिपस कॉम्प्लेक्स रखा गया है। उस राजा का नाम था ओएडिपस। तो ओएडिपस कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल कैथारसिस, इसमें स्पेलिंग गलत है, XIS नहीं SIS होना था कैथारसिस में। सेक्सुअल कैथारसिस मतलब अपनी फीलिंग्स, सेक्सुअल फीलिंग्स जो होती हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ होती है। पेरेंट जो अपोजिट सेक्स का मतलब कि अगर बॉय है तो उसका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा वो अपनी माँ की तरफ होगा, और अगर गर्ल है तो उसका फादर की तरफ होगा। तो और जो हॉस्टिलिटी है वो सेम सेक्स की तरफ हो जाती है, मतलब इनसेंसिटिव हो जाते हैं वो अपने जैसे से, मतलब अगर गर्ल है तो अपनी माँ से इनसेंसिटिवनेस दिखाएगी, अगर बॉय है तो अपने फादर से इनसेंसिटिवनेस दिखाएगा, हॉस्टिलिटी शो करेगा, ज़्यादा प्रेम नहीं करेगा उनसे। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग फैलिक स्टेज में। तो फ्रूड कहते हैं कि ये जो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, गिल्ट, एंजाइटी, ये फैलिक स्टेज से ही आती है, जब जो लोगों को इस ऐसी सिचुएशंस में गिल्ट फील होने लगता है। नाउ नेक्स्ट इज लिटेंसी पीरियड, जो 5 ईयर्स से प्यूबर्टी तक माना गया है। इसमें जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो इनएक्टिव हो गया होता है,
5 ईयर से प्यूबर्टी के बीच में, और इनकी जो लिबिडो एनर्जी होती है वो चैनलाइज हो गई होती है नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, यानी कि एथलेटिक्स में, खेलने कूदने में बच्चों का मन ज़्यादा लगने लगता है। पीयर रिलेशनशिप मतलब अपने उम्र के बच्चों से दोस्ती बनाना, मस्तियाँ करना, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट इज जेनाइटल स्टेज, जो प्यूबर्टी से लेके एंड ऑफ लाइफ तक होती है। इसमें अगेन रीअवेकनिंग हो जाती है सेक्सुअल एनर्जी की, यानी फिर से इनमें सेक्सुअल एनर्जी जागृत हो जाती है ये, और अपने आपको सेटिस्फाई करने के लिए ये अपने जरिए ढूंढना शुरू कर देते हैं। लिबिडो एनर्जी जो होती है जेनाइटल्स में फोकस हो जाती है। एडल्ट्स अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करना शुरू हो जाते हैं। ये फाइनल पर्सनैलिटी, इन जो भी फाइनल पर्सनैलिटी होती है ये सारी स्टेजेस के कॉम्बिनेशन से बन जाती है। नाउ कमिंग टू थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी बनी होती है 3 कंपोनेंट से, ईगो, आईडी एंड सुपर ईगो। तो आईडी के बारे में हम पहले करेंगे। आईडी क्या है? आईडी हमारे बेसिक ड्राइव्स हैं, इनहेरिटेड ड्राइव्स हैं और इंस्टिंक्ट्स हैं। मतलब कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कुछ एनर्जीज होती हैं, हमारे कुछ डिज़ायर्स लेके हम पैदा होते हैं, जो हमारी इंस्टिंक्ट्स ही मान लीजिए, बेसिक इंस्टिंक्ट्स। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, हमारे जीन्स में आई हुई होती हैं ये चीज़ें। तो ये जो इंस्टिंक्ट होती है, आईडी होती है हमारी, ये प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मतलब कि हर एक चीज़ में हम प्लेजर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम अपने प्लेजर के लिए काम करते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसी हमारी आईडी होती है। तो जब ह्यूमन का बर्थ होता है तो वो मोटिवेटेड होता है अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरी करने के लिए। बायोलॉजिकल नीड्स में क्या आ गया? हंगर, थर्स्ट, स्लीप, इन सब चीज़ों में। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें यही तो चीज़ होती है, उसको खाना खाना होता है या सोना होता है, इसी 2 रीज़न से वो रोता है। तो वो रोता क्यों है? वो रोता इसीलिए है क्योंकि उसको ये बेसिक जो ड्राइव्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स है, वो फुलफिल करनी है। उसको मालूम है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, दैट चाइल्ड इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज मदर और हर मदर। सो वो क्या करेगा? वो रोएगा। उसको मालूम है कि वो रोएगा तो उसको चुप कराया जाएगा एंड उसकी नीड्स को पूरा किया जाएगा। तो इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ क्राइंग, कि रोना है, रोने से मिलती हैं चीज़ें। तो हम ये जो आईडी होती है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती फैंटेसी और रियलिटी में। इसको फैंटेसी मतलब वो चीज़ें जो सच में नहीं हो सकती, और रियलिटी तो आपको मालूम है जो चीज़ सच में हो सकती हैं। तो हमारी जो आईडी है वो इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। आईडी का एम बस ये होता है कि प्लेजर मिलना चाहिए और पेन नहीं मिलना चाहिए। पेन को अवॉइड करता है, प्लेजर को ऑब्टेन करना चाहता है। तो ये जो अटेम्प्ट है टेंशन रिड्यूस करने का, ये कैसे किया जाता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन से किया जाता है और प्राइमरी प्रोसेस से किया जाता है। प्राइमरी प्रोसेस का मतलब होता है कि टेंशन को रिड्यूस करना मेंटल इमेज बना के उस ऑब्जेक्ट का। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन तो नॉर्मल चीज़ है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब कि जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो आप क्या करते हो? हाथ झट से हटा लेते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। वो तो हमें पता ही नहीं है, हमारी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। प्राइमरी प्रोसेस का मतलब होता है हमारा दिमाग क्या करता है? अगर जो चीज़ आपको नहीं होती आपके पास, तो आप उसको इमेजिन करते हैं, उसकी इमेज, एक किसी भी चीज़ की जो आपको चाहिए होती है उसकी आप इमेज बना लेते हैं और उसी से खुश होने लगते हैं, सो दैट आपके जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाए। अगर किसी को भूख लगी है तो वो खाने के बारे में सोचने लग जाता है, तो उसको थोड़ा सा जो एंग्जाइटी है उसका लेवल कम हो जाता है। तो ये आईडी ये काम कर रही होती है प्राइमरी प्रोसेस एंड रिफ्लेक्स एक्शन से, क्योंकि उसको मालूम है कि वो अचीव नहीं कर सकता तो वो इमेजेस बनाएगा। सो इस चीज़ को ग्रेटिफाई करने के लिए कौन आता है? इसको ग्रेटिफाई करने के लिए ईगो आती है, क्योंकि हमें मालूम है जो चीज़ें हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें दुनिया से कैसे लेनी है वो चीज़ें, हमें लेने के लिए हमारी ईगो काम करेगी। तो हमारा जो ईगो है ये सेकंड है इसका कंपोनेंट। तो ईगो जो होती है ये रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जिसमें ये हमारी डिमांड को पूरा तो करती है लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको देखते हुए करती है, सो दैट कोई गलत काम ना हो जाए। सही तरीके से हमारी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है। जैसे कोई इंसान हंग्री है तो वो क्या करेगा? वो खाने को ढूंढेगा और फिर खाने को लेने का कोशिश करेगा, सही तरीके से, चोरी करके नहीं, खरीद के। तो ये होता है ईगो। सो ईगो एग्जीक्यूट करता है, बैलेंस बनाता है सब्जेक्टिव रियलिटी एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बीच में। नाउ कमिंग टू सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होती है ये हमारी इनबॉर्न, हमारी पर्सनैलिटी में बनी हुई नहीं आती, ये इनबॉर्न कंपोनेंट नहीं है, ये हम लोग जन्म लेने के बाद डेवलप करते हैं सुपर ईगो। तो ये ईगो एंड आईडी तो पहले से सबके अंदर होती है, लेकिन सुपर ईगो जो है ये हम यहाँ आके सीखते हैं जन्म के बाद। तो इस जो सुपर ईगो होती है इसमें कोई एनर्जी नहीं होती खुद की,
ये प्रोसेस है जो हम सोशलाइजेशन के टाइम पे सीखते हैं, हमारे टीचर सिखाते हैं, हमारे एल्डर्स सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि हमें कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से पनिशमेंट मिलेगी और क्या करने से हमें रिवार्ड मिलेगा। तो बच्चे को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और हमारी एक सुपर ईगो डेवलप हो गई होती है जिसके बेसिस पे हम आगे की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो सुपर ईगो हमें प्रिजर्व करती है हमारे कॉन्साइंस को, जिसमें हम अगर कुछ गलत करते तो हमें गिल्टी फील होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल जो है, जो प्रॉब्लम्स है कोई इंडिविजुअल फेस कर रहा है, तो फ्रूड के हिसाब से ये इम्बैलेंस जब हो जाता है इन 3 पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स में, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो के बीच में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो ही इंसान प्रॉब्लम फेस करता है। तो ये तो था थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अगर पूछते हैं नाउ टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस क्या है, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये वो प्रोसेस है काउंसलिंग का जिसमें हम एनकरेज करते हैं कि इंसान अपने अनकॉन्शियस में बैठी हुई चीज़ों को अपने कॉन्शियस माइंड में लेके आए, उससे अवेयर हो और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके। जो उसके बचपन में उसने जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो देख सके, उसको फील कर सके, उसको समझ सके। तो क्लाइंट को एनकरेज किया जाता है तो वो फ्रीली बोले, अनप्लीजेंट चीज़ों को भी डिस्क्लोज करे, अपनी डिफ़िकल्ट चीज़ों को और ऐसे थॉट्स को जो एम्बरासिंग है, जो उसको परेशान करते हैं, उनको वो बताए। और कभी कभी क्या होता है, कौन कौन सी हम टेक्निक इसमें यूज़ करते हैं, फ्री एसोसिएशन में हम उसको पूरी छूट देते हैं क्लाइंट को कि वो कुछ भी बोल सकता है और हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और उसके माइंड में जो भी है वो कुछ भी बोले, जो कोई रेलिवेंस ना देखे अपने बोलने का, बस बोले। ड्रीम एनालिसिस एक और टेक्निक है जो उसको बोला जाता है कि अपने ड्रीम को याद रखना और ड्रीम के बारे में जो भी ड्रीम में लगता है कि तुमने क्या देखा वो आके हमें बताना, फिर हम उसके मीनिंग निकालेंगे कि क्या कैसा था। फिर अगेन एक और एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस भी होता है जिसमें वो अपने फीलिंग्स को अपने काउंसलर को ये मान के चलता है कि काउंसलर वो दूसरा इंसान है जिसके वजह से उसको दिक्कतें आई थी और वो अपने सारी चीज़ें उस काउंसलर के ऊपर एक्सप्रेस कर देता है। उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। तो ये सारी चीज़ें हम उससे करने के लिए बोलते हैं। और एक और होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कभी कभी ये होता है कि जो क्लाइंट है वो अपनी सारी अंदर की फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करता है, तो जो वो चीज़ें दबा रहा है वो हम उससे बुलवाते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये चीज़ क्यों नहीं बोलना चाह रहा था और उससे हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो इसमें यूज़ होती है साइको एनालिसिस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूडियन साइकोडायनामिक थ्योरी जो आज हमने कवर किया। आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू and do not forget to subscribe my channel, share my videos to rest of the students and फिर से आऊँगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।